1926 के बाद आरएसएस एक स्थिर विचार मात्र नहीं रह गया था। शाखा की संरचना स्पष्ट हो चुकी थी, उसकी दिनचर्या नियमित हो चुकी थी और उसके मूल संस्कार स्वयंसेवकों के जीवन का हिस्सा बनने लगे थे। यह वह क्षण था जब संगठन के सामने एक नया प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभरने लगा, क्या यह प्रयोग केवल नागपुर तक सीमित रहेगा या इसका विस्तार भी होगा। आरएसएस के इतिहास में विस्तार कभी किसी लक्ष्य के रूप में घोषित नहीं किया गया। न कोई विस्तार योजना बनी, न कोई अभियान चलाया गया। फिर भी जैसे जैसे स्वयंसेवकों का जीवन नागपुर की सीमाओं से बाहर गया, नौकरी, शिक्षा, पारिवारिक कारणों से शाखा की प्रक्रिया भी उनके साथ चल पड़ी। विस्तार किसी निर्णय का परिणाम नहीं था, वह स्वाभाविक परिणति था। यह विस्तार आदेश से नहीं, अनुभव से हुआ। जिन स्वयंसेवकों ने शाखा में अनुशासन, समानता और सेवा का अभ्यास किया था, उन्होंने जहां भी जीवन बसाया, वहीं उसी प्रक्रिया को दोहराने का प्रयास किया। कोई उद्घाटन नहीं, कोई प्रचार नहीं, सिर्फ नियमित अभ्यास। एपिसोड 5 इसी यात्रा की कहानी है। यह उस क्षण से शुरू होती है जब आरएसएस नागपुर की भौगोलिक सीमा से बाहर निकलता है और धीरे धीरे एक बहुस्थानीय लेकिन वैचारिक रूप से एकीकृत संगठन का रूप लेने लगता है। यह कहानी शोर की नहीं, शांत निरंतरता की है। आरएसएस का विस्तार पारंपरिक संगठनों से मूलतः भिन्न था। यहां ऊपर से नीचे आदेश देकर शाखाएं नहीं खोली गईं। न ही किसी केंद्रीय कार्यालय ने यह तय किया कि कहां संगठन पहुंचेगा। डॉक्टर हेडगेवार का स्पष्ट मत था कि जो संगठन आदेशों से फैलता है, वह आदेश हटते ही सिमटने लगता है। आरएसएस में विस्तार का आधार था विश्वास। शाखा में प्रशिक्षित स्वयंसेवक पर यह भरोसा किया गया कि वह अपने विवेक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्य करेगा। यदि किसी स्थान पर शाखा लगाने की आवश्यकता और संभावना है, तो वही व्यक्ति बेहतर निर्णय ले सकता है जो वहां रहता है। यह विश्वास स्वयंसेवक को केवल प्रतिनिधि नहीं बनाता था, वह उसे उत्तरदायी बनाता था। शाखा लगाना कोई निर्देशात्मक कार्य नहीं था, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी थी। इसी कारण जहां भी शाखाएं बनी, वे स्थानीय समाज से स्वाभाविक रूप से जुड़ी रहीं। यह मॉडल तत्काल विस्तार नहीं देता था, परंतु जहां संगठन पहुंचा, वहां टिक गया। आदेश की जगह विश्वास ने आरएसएस को एक ऐसा संगठन बनाया जो केंद्र के बिना भी कार्य कर सकता था। आरएसएस के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी समिति, किसी कार्यालय या किसी पदाधिकारी ने नहीं निभाई, बल्कि साधारण स्वयंसेवक ने निभाई। वही स्वयंसेवक जिसने शाखा में अनुशासन सीखा, सेवा का अभ्यास किया और सामूहिक जीवन का अनुभव पाया। जब यह स्वयंसेवक नागपुर से बाहर गया, किसी अन्य शहर या गांव में, तो वह अपने साथ केवल स्मृतियां नहीं ले गया। वह अपने साथ शाखा की प्रक्रिया, उसके संस्कार और उसका अनुशासन ले गया। यह विस्तार न तो योजनाबद्ध था, न ही घोषित। यह जीवन की स्वाभाविक गति के साथ हुआ। कई स्थानों पर प्रारंभिक शाखाएं बहुत छोटी थीं, 2 या 3 व्यक्तियों की। कभी कभी वे अनियमित भी रहीं, परंतु उनके पीछे एक गहरी समझ थी, पहले व्यक्ति तैयार हो, फिर संगठन आकार ले। यही कारण है कि आरएसएस ने संख्या के बजाय गुणवत्ता को प्राथमिकता दी। इस प्रक्रिया में स्वयंसेवक संगठन का वाहक बन गया। आरएसएस व्यक्ति के माध्यम से समाज में प्रवेश करता था, न कि संस्थागत ढांचे के माध्यम से। यही विस्तार का सबसे स्थायी मार्ग सिद्ध हुआ। आरएसएस का विस्तार किसी एकरूप ढांचे को हर स्थान पर थोपने का प्रयास नहीं था। शाखा की मूल संरचना समान रही। प्रार्थना, शारीरिक अभ्यास, अनुशासन। परंतु उसकी अभिव्यक्ति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही। कहीं शाखा सुबह लगती थी, कहीं शाम को। कहीं खुले मैदान उपलब्ध थे, कहीं विद्यालय के प्रांगण।
कहीं भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ अलग थे। आरएसएस ने इन भिन्नताओं को बाधा नहीं माना, बल्कि उन्हें स्वाभाविक विविधता के रूप में स्वीकार किया। यह लचीलापन आरएसएस को जीवंत बनाता गया। संगठन ने यह समझा कि यदि मूल मूल्य सुरक्षित हैं, तो बाहरी रूप में विविधता संगठन को कमजोर नहीं करती। उल्टे यह उसे समाज से जोड़ती है। इस अनुकूलन के कारण आरएसएस अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना सका, बिना स्थानीय समाज से टकराए। शाखा स्थानीय जीवन का हिस्सा बनती गई, न कि उस पर आरोपित संरचना। आरएसएस का विस्तार कभी तेज नहीं रहा। यह तथ्य अक्सर आलोचना का विषय भी बना, परंतु संगठन की दृष्टि में गति से अधिक महत्व स्थिरता का था। जहां भी शाखा लगी, वहां पहले व्यक्ति तैयार हुआ, फिर समुदाय से संबंध बने और अंततः संगठन ने जड़ें जमाईं। यह धीमा विस्तार संगठन को समय देता था, समाज को समझने का, स्वयं को परखने का और संबंधों को मजबूत करने का। यही कारण है कि आरएसएस का विस्तार किसी राजनीतिक लहर पर निर्भर नहीं रहा। वह समाज के भीतर धीरे धीरे समाहित होता गया। एपिसोड 5 की आगे की स्लाइडों में हम देखेंगे कि यह विस्तार कैसे महाराष्ट्र से बाहर पहुंचा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे आरएसएस एक बहुस्थानीय संगठन बनते हुए भी वैचारिक रूप से एक रहा। आरएसएस का पहला विस्तार महाराष्ट्र की सीमाओं से बाहर किसी एक निर्णय का परिणाम नहीं था। यह कई छोटे, लगभग अदृश्य कदमों की श्रृंखला थी। नागपुर में शाखा जीवन का अनुभव पाने वाले स्वयंसेवक जब अध्ययन, नौकरी या पारिवारिक कारणों से अन्य प्रांतों में गए, तो वे अपने साथ संगठन का ढांचा नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रिया ले गए। यही प्रक्रिया प्रार्थना, शारीरिक अभ्यास और अनुशासन नए स्थानों पर शाखा की संभावना बन गई। प्रारंभिक वर्षों में यह विस्तार अनिश्चित और प्रयोगात्मक था। कई स्थानों पर शाखाएं नियमित नहीं हो पाईं। कहीं संख्या कम थी, कहीं संसाधन। फिर भी संगठन ने इस अस्थिरता को असफलता नहीं माना। आरएसएस की दृष्टि में यदि प्रक्रिया जीवित है, तो समय के साथ स्थिरता आएगी। यही कारण है कि विस्तार को कभी लक्ष्य नहीं बनाया गया। इस चरण में आरएसएस ने किसी क्षेत्र को प्राथमिक या रणनीतिक घोषित नहीं किया। जहां स्वयंसेवक पहुंचा, वहीं संभावना बनी। यह विस्तार किसी मानचित्र पर खींची गई रेखाओं से नहीं, बल्कि व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या से आकार ले रहा था। यही इसे विशिष्ट बनाता है। विस्तार जीवन के साथ चलता था, योजनाओं के साथ नहीं। नागपुर से बाहर आरएसएस के सामने कई व्यावहारिक चुनौतियां थीं। सबसे पहली, संख्या। प्रारंभिक शाखाएं अक्सर बहुत छोटी थीं। 2 या 3 स्वयंसेवकों के साथ नियमितता बनाए रखना आसान नहीं था। दूसरी चुनौती थी संसाधन। न तो स्थायी स्थान थे, न सामग्री और न ही किसी प्रकार की संस्थागत सहायता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी स्वीकार्यता। स्थानीय समाज के लिए आरएसएस एक अपरिचित अवधारणा था। शाखा की दिनचर्या, उसका अनुशासन और उसका मौन कई बार संदेह उत्पन्न करता था। परंतु संगठन ने इन संदेहों का उत्तर संवाद या प्रचार से नहीं दिया। उसने धैर्य चुना। आरएसएस का विश्वास था कि यदि शाखा स्थानीय समाज के जीवन से जुड़ती है, उसके समय, उसकी भाषा और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप, तो स्वीकार्यता स्वतः आएगी। यही कारण है कि प्रारंभिक वर्षों में संगठन ने स्वयं को स्थापित करने की जल्दबाजी नहीं की। उसने समय को अपना सहयोगी माना। इन चुनौतियों के बीच शाखा का बने रहना ही आरएसएस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। संख्या बढ़े या न बढ़े, यदि शाखा जीवित है तो संगठन जीवित है। यही सिद्धांत इस चरण में संगठन को दिशा देता रहा। आरएसएस का विस्तार औपचारिक नेटवर्किंग पर आधारित नहीं था।
न कोई क्षेत्रीय कार्यालय, न कोई प्रचार तंत्र। फिर भी स्वयंसेवकों के बीच संपर्क बना रहा। यह संपर्क व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित था, मित्रता, सहकार्य और साझा अनुभवों पर। जब एक स्थान पर शाखा शुरू होती थी, तो उसकी जानकारी किसी आदेश के माध्यम से नहीं, बल्कि स्वाभाविक संवाद से फैलती थी। कोई स्वयंसेवक दूसरे शहर जाता, अनुभव साझा करता और वहीं नई संभावना जन्म लेती। यह नेटवर्क धीमा था, परंतु भरोसेमंद था। इस प्रकार आरएसएस ने एक ऐसा संपर्क तंत्र विकसित किया जो कागजी संरचनाओं पर निर्भर नहीं था। यह तंत्र परिस्थितियों के अनुसार ढल सकता था और संकट के समय भी कार्यशील रहता था। संगठन की यह अनौपचारिकता उसे कठोर बनने से बचाती थी। यह संपर्क केवल संगठनात्मक नहीं था, यह वैचारिक भी था। शाखा के अनुभव स्वयंसेवकों को एक साझा भाषा देते थे, अनुशासन, सेवा और समानता की भाषा। यही साझा अनुभव आरएसएस को भौगोलिक दूरी के बावजूद एक बनाए रखता था। इतिहास की ऐसी ही अनकही परतों को समझने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही शोधाधारित ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल @RSS अनटोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।